आदाब, आंध्र तेलंगाना न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। निजामाबाद में मेयर की निशिस्त हासिल करने कांग्रेस की कोशिश, चीफ मिनिस्टर ने टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी को दी जिम्मेदारी। दाढ़ी रखना और टोपी पहनना जुर्म नहीं, एमआईएम के क़याम के 68 साल की तकमील पर अजीमुशान जलसे से ओवैसी का खिताब। मजलिस हमारे असलाफ की अजीम कुर्बानियों का विरसा और अमानत, अकबर ओवैसी का तासुर। कायदे मुकर्रिना ने महाराष्ट्र और तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को दी मुबारकबाद। मजहबी इदारों को तालीम और हुनर की नशोनुमा पर तवज्जो देने की जरूरत, वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन की मस्जिद बगदादी नामपल्ली की सालाना कन्वेंशन में शिरकत। करीमनगर के मेयर के लिए बीजेपी को दरकार, अक्सरियत हासिल, कांग्रेस पर बीआरएस और मजलिस के साथ गैर अखलाकी इत्तेहाद का इल्जाम। दोनों तेलुगु रियासतों में शिवरात्रि का जोश व खरोश, मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तेलंगाना के बलदी इंतखाबात में हुक्मरान जमात कांग्रेस ने शानदार कामयाबी हासिल की है। नताइज के बाद यह बात साफ हो गई है कि बेशतर कारपोरेशंस पर कांग्रेस का कब्जा होगा। इसी दौरान निजामाबाद में बीजेपी को अक्सरियत हासिल है, ताहम वो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। निजामाबाद की 60 सीटों पर बीजेपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें हासिल हुई, जबकि एमआईएम को 14 निशिस्तों पर जीत हासिल हुई और बीआरएस को सिर्फ 1 सीट मिली। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, ताहम वो एमआईएम की मदद से मेयर की निशिस्त हासिल करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और उत्तम कुमार रेड्डी को निजामाबाद मेयर की निशिस्त हासिल करने की जिम्मेदारी दी है। और इस सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अफजल खान निजामाबाद से जुड़ चुके हैं, सीधे चलेंगे अफजल खान के पास। अफजल खान, क्या कुछ कहना है आपका? क्या चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जो जिम्मेदारी दी गई है मेयर की सीट को हासिल करने के लिए, क्या लगता है वहां पर जो सियासी हालात बने हुए हैं, क्या एमआईएम कांग्रेस की हिमायत कर पाएगी इस मामले में? जो निजामाबाद की सूरत हाल है वो गैर यकीनी है और गुज़िश्ता 2 मियादों से निजामाबाद में किसी भी बड़ी जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई। गुज़िश्ता में बीआरएस ने एमआईएम के सपोर्ट से एमआईएम की मफाहिमत से अपना मेयर बनाया था। इस दफा चूंकि कांग्रेस ने 17 सीटें हासिल की है और जादुई आंकड़ा जो है 31 का, वो बीजेपी को भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि इंतखाबात से कबल बीजेपी ने एक तहरीक भी शुरू की थी कि निजामाबाद का नाम बदलकर इंदौर किया जाएगा और जैसे ही ये वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेंगे मेयर बनने के बाद इसको इंदौर में तब्दील किया जाएगा, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। और कल सुबह बीजेपी के एमपी अरविंद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वाज़ेह कर दिया था कि हम बीआरएस की तायद हासिल नहीं करेंगे, मफाहिमत नहीं करेंगे और अपोजिशन में बैठेंगे। कल शाम तक पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात को वाज़ेह किया कि एमआईएम से बातचीत और मुफाहिमत के बाद मेयर बनाएंगे। अब 10 सालों बाद यहाँ पर कांग्रेस अपना मेयर बनाने जा रही है। लेकिन अब इसमें बात यह है कि एमआईएम अपनी क्या शराइत पर मुफाहिमत करती है, क्या मुतालबात होते हैं, ये देखना बाकी है। क्योंकि कल यहाँ से जो जीतने वाले कैंडिडेट थे एमआईएम के, तमामी ने असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात की, एमआईएम चीफ से, और उनसे तबादला ख्याल किया। क्या कोई ऐसा पहलू है जहां आजाद उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा पहलू है वहां पर आजाद उम्मीदवार के ताल्लुक से? यहाँ पर किसी भी आजाद उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल नहीं की। एक सीट बीआरएस के खाते में गई है, लेकिन कल अरविंद ने वाज़ेह किया था कि हम बीआरएस की तायद हासिल नहीं करेंगे। और इन्होंने महेश कुमार गौड़ पर तंज भी किया था कि वो कलमा पढ़कर एमआईएम के तायद मफाहिमत करे। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि बीजेपी अपोजिशन बैठने का मन बना चुकी है और बीजेपी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। अब अगर सियासी मंजरनामा, सियासी चश्मे से इसको देखा जाए अफजल,
तो फिर ऐसा है कि बीजेपी के पास में 28 सीट से कांग्रेस के पास 17, एमआईएम के पास 14, बीआरएस के पास 1 है और जादुई आंकड़ा 31 का है। और ऐसे में मेयर बनने के लिए बीजेपी को भी 3 उम्मीदवार होने चाहिए। तो ऐसी कोई राह नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस से मफाहिमत करे, इत्तेहाद करे या फिर एमआईएम से। सीधे सीधे सवाल यह है कि क्या जोड़तोड़ की सियासत की तैयारियां वहां पर चल रही है? ये शुरुआत में यही ख्याल की जा रही थी कि बीजेपी बीआरएस के उम्मीदवार को अपनी जानिब लेगी या अपने सपोर्ट में लेकर 29 तक इसके बावजूद भी और 2 उम्मीदवार की जरूरत पड़ेगी। तो एक एफएसयू मेंबर्स जो होते हैं उनका वोट हासिल किया जाएगा। लेकिन अगर ये जोड़ तोड़ करती भी है तब भी कांग्रेस अगर एमआईएम से मफाहिमत करती है और उसके पास भी 2 एक एफएसयू वोट है हक, जैसा एमएलसी है और भूपत रेड्डी है रूरल एमएलए, तब वो 34 तक पहुंच जाएगी और बीजेपी 33 पर रुक जाएगी। तो जोड़ तोड़ के बावजूद अगर बीजेपी एमआईएम कांग्रेस से मफाहिमत करती है तो वाज़ेह अक्सरियत के साथ मेयर बना सकती है। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया कि ना हम कांग्रेस और ना बीआरएस किसी से मफाहिमत नहीं करेंगे और एमआईएम से तो मफाहिमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या कांग्रेस ने पहल की है इस ताल्लुक से एमआईएम से बातचीत करने की? हाँ, पहल की है। महेश कुमार गौड़ जो पीसी सदर, उन्होंने बताया कि हम एमआईएम से बातचीत कर रहे हैं, जो तय पाता है उसके बाद हम यहाँ पर मेयर के लिए दावा पेश करेंगे। और कल दावा पेश भी किया गया। लेकिन सबसे जो अहम बात ये रही कि कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को मेयर बनाकर उतारा था उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस के पास दूसरा मसला ये है कि वो अपने लिए मेयर कैंडिडेट का इंतखाब करे सब में पहले, उसके बाद दावा पेश करे। अब ऐसे में सवाल ये भी पैदा हो जाता है कि अगरचे मान लीजिए एमआईएम इत्तेहाद कर लेती है कांग्रेस के साथ मेयर बनाने के लिए, तो फिर मेयर की सीट के लिए वहां पर भी बातें होने लगेंगी कि कौन किस पार्टी का मेयर बनेगा, एमआईएम का बनेगा या फिर कांग्रेस का बनेगा। मेयर तो जिस तरह से प्रेस मीट की गई है महेश कुमार गौड़ की जाने से, मेयर तो कांग्रेस का ही बनेगा। अब ये हो सकता है कि गुज़िश्ता में एमआईएम पर भी काफी तनकीदें हुई थी कि बड़ी अक्सरियत रखने के बावजूद डिप्टी मेयर पर इक्तफा करना पड़ा। तो ऐसे में चलते हो सकता है कि हैदराबाद की तर्ज पर 2.5 साल के लिए मुफाहिमत की जाए। इस बात की भी खबी इम्कानात है। जी, मान लीजिए अगर फिर इस तरह से हो जाता है तो फिर अपोजिशन को क्या इससे फायदा होगा या नुकसान होगा इस तरह के इत्तेहाद से? यहाँ पर बीजेपी अपना हमेशा वही मजहब का काट खेल रही है और जो भी एमआईएम से या मुस्लिम वोटर से करीब होता है या उनसे मफाहिमत करता है तो वो सीधे सीधे मजहब का काट खेलती है और बोलती है कि ये इनको कलमा पढ़ना चाहिए या फिर इनका नाम बदल देना चाहिए। ये इनकी पॉलिसी है एमआईएम बीजेपी की और यही पर चलते आ रही है। लेकिन 2 बार भी वोटर्स ने बीजेपी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी। तो अब कल उनका ये स्टेटमेंट था कि कुछ वार्ड्स को रिजर्वेशन किया गया था जिसकी वजह से उनके कैंडिडेट जीतने में नाकाम रहे, काफी कम मार्जिन से कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। आइंदा 5 साल के लिए लाहे अमल तैयार करेंगे और आइंदा आने वाले बल्कि इंतखाबात में मेयर बनाएंगे। लेकिन इस बार तो वो मेयर के दावे से पीछे हट गए और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे और जो खामियां होंगी उनको उजागर करके आवाम में जाएंगे। अफजल, क्या लगता है आपको ये जो सियासी पहेली है मेयर बनने की कब तक सुलझेगी और कब तक ये जो तमाम नताइज के बाद में जो सूरत हाल है वो हतमी सूरत हाल सामने आएगी? क्योंकि कांग्रेस और एमआईएम दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों को, अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को लेकर हैदराबाद का रुख किया है और हैदराबाद में मौजूद है। तो ये हाई कमान से बातचीत के बाद आज शाम तक ये बिल्कुल वाज़ेह सूरत हाल निकल कर सामने आएगी मेयर कौन होगा और कितनी म्याद के लिए होगा। क्योंकि अक्सर मतलब जो खवी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं उसके खवी इम्कानात यही है कि मेयर कांग्रेस का होगा, डिप्टी मेयर पे एमआईएम इत्तेफा करेगी। लेकिन जिस तरह से कबल में अवाम की जानिब से तनकीदों का सामना करना पड़ा था कि भारी अक्सरियत रखने के बावजूद भी एमआईएम ने सिर्फ डिप्टी मेयर पर इत्तेफा किया और साजघाट की, तो हो सकता है इस बात के खबी इम्कानात है कि एमआईएम इस बार 2.5 साल की मियाद के लिए अपना दावा पेश करे या अपनी मुतालबा रखे। बहुत शुक्रिया अफजल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, ये थे निजामाबाद से हमारे नुमाइंदे अमजद। जैसा कि आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौर, उत्तम कुमार रेड्डी को निजामाबाद मेयर की निश्चित हासिल करने की जिम्मेदारी दी है और इस ताल्लुक से एमआईएम से इत्तेहाद की पहल करने की कोशिश की है। और इस पर क्या एमआईएम कांग्रेस की हिमायत करने के लिए राजी हो जाती है या नहीं, इस मजीद तफसीलात को जानने के लिए हमें कुछ दिनों का इंतजार करना
पड़ेगा। और बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। AIMIM के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में कल रात पार्टी के क़याम के 68 साल की तकमील पर यौम दारुस्सलाम के उन्वान से अजीमुश्शान पैमाने पर जलसे आम का इनेकाद किया गया। इस जलसे में मजलिस के कायदीन ने शिरकत की। इसके अलावा पार्टी के MLAs, MLCs और कारकुनों के साथ आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। जलसे से सदारती खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात पर तफसीली रोशनी डाली और यह कहा कि आज मुल्क के हालात इंतहाई खराब हैं, जहां अपनी खेती की मुनासिब कीमत मांगने वालों को दुश्मन की नजर से देखा जा रहा है। यह भी कहा कि चीन हिंदुस्तानी सरजमीन में दरअंदाजी कर रहा है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी दुश्मन समझा जा रहा है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि टोपी और दाढ़ी से भी बाज लोगों को नफरत हो गई है और वो टोपी पहनने वालों को मुख्तलिफ नजरों से देखते हैं। MIM सदर ने मरकजी हुकूमत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने अपने खुसूसी खिताब में RSS पर भी हमला किया। क्योंकि भारत में जो ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था कि किसान खुशहाल रहेगा, नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद नहीं रहेगा, गरीबी का खात्मा होगा, भारत की दौलत सब में बांटी जाएगी, सिर्फ 10% लोगों के पास 80% दौलत नहीं रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि हर एक की इबादतगाह आबाद रहेगी। हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि अगर मंदिर में घंटे बजेंगे और ईसाइयों के गिरजाघरों में अगर वहां पर भी घंटे बजेंगे तो मस्जिदों से हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की भी आवाजें आने चाहिए। ऐसे भारत का ख्वाब हमारे बुजुर्गों ने देखा था, मगर आज हम देख रहे हैं कि एक आइडियोलॉजी का पूरे भारत पर मुसल्लत करना चाहती है, जो भारत के इंक्लूसिविज्म, प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी के खिलाफ है। बल्कि भारत के आईन की जो तमहीद है, प्रियम्बल है, उसमें क्या लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने, लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, उसके खिलाफ आज सब कुछ हो रहा है। दफा 25 के तहत हमको आजादी दी गई, मजहबी आजादी। इस देश का कोई मजहब नहीं है। आप अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, किसको मानते मानो, जो नहीं मानते उसका भी देश है। मगर फिरका परस्त ताकतें RSS कह रही हैं कि नहीं, एक ही आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा। तुम अगर ये नहीं पढ़ोगे तो तुम देशभक्त नहीं हो। हम RSS BJP से कहना चाहते हैं, ये हैदराबाद है। मक्का मस्जिद में मौलवी अलाउद्दीन एक इमाम थे, जिन्होंने जुमे के दिन खुतबा देकर पूरे नमाजियों को लेकर सुल्तान बाजार के जो मौजूदा वुमेन्स डिग्री कॉलेज उस वक्त अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी, वहां पर एहतजाज हुआ। क्यों एहतजाज हुआ? कि औरंगाबाद में एक मुस्लिम मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी दौरान चंद्रन गुट्टा के रुकने असेंबली और कायदे मुक़न्निना अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी इस अज़ीमुश्शान जलसे-आम से खिताब किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब के आगाज में पार्टी के क़याम के 68 साल की तकमील पर ओवैसी को मुबारकबाद दी। इसके अलावा उन्होंने हैदराबादी अवाम की जानिब से महाराष्ट्र और तेलंगाना के बलदी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वालों को भी मुबारकबाद दी। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस की तारीख, कुर्बानियों, कामयाबियों और मकासद पर तफसीली रोशनी डाली। अकबर ओवैसी ने मजीद कहा कि मजलिस हमारे असलाफ की अजीम कुर्बानियों का विरसा और अमानत है। राष्ट्र के नौ मुंतखब अरकान बल्दिया को मुबारकबादी पेश करता हूं। तो मैं अपनी जानिब और हैदराबाद के मुसलमानों व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में कामयाब होने वाले मजलिस के अरकान बल्दिया को मुबारकबाद पेश करता हूं। तो मैं अपनी जानिब व शहर हैदराबाद के गयूर मुसलमानों की जानिब से व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बिहार की असेंबली में इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की कामयाबी पर भी उन सारे 5 अरकान असेंबली को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। यह मजलिस यूं ही नहीं बनी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख है। आप बताओ
कि कोई कौम 1.5 लाख की तादाद में कटने के बाद उठ सकती है क्या? लुटने के बाद उठ सकती है क्या? तबाह होने के बाद उठ सकती है क्या? मनसब चला गया, जागीर चले गई, इनाम चला गया, तख्त चला गया, ताज चला गया, हुक्मरानी चले गई। उसके बाद भी हम उठकर खड़े हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया का दिन है 2 मार्च, लेकिन हम आज अहिया मजलिस का जश्न मना रहे हैं आगे बढ़ाकर। उसकी वजह यह है कि 2 मार्च को रमजान का महीना होगा और हम अपने इस जश्न के हिस्से में आपकी कामयाबी को भी शामिल करना चाहते थे। इसलिए हमने ये तकरीब, इस जश्न, इस जलसे का एहतमाम किया। अक़लियती बहबूद और पब्लिक एंटरप्राइजेस के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मस्जिद बगदादी नामपल्ली में सालाना कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए अजहरुद्दीन ने इस बात पर जोर दिया कि मजहबी इदारों को बच्चों की तालीम और हुनर की नश्व-नुमा को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देकर रूहानी तालीमात से आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने मस्जिद कमेटी के काबिल तहसीन इक़दामात पर तारीफ की, जिनमें ख़वातीन के लिए हुनरमंदी के तरबियती प्रोग्राम, बच्चों के लिए जदीद और रूहानी तालीम का इंतजाम और मुख्तलिफ अज़ला से शहर में तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तुलबा के लिए एक अच्छी तरह से फर्निश्ड हॉस्टल की सहूलत का इंतजाम शामिल है। कम्युनिटी की बेहतरी के लिए मस्जिद की जामे कोशिशों की तारीफ करते हुए रियासती वज़ीर ने कंप्यूटर सेंटर और सिलाई ट्रेनिंग सेंटर को मजबूत बनाने के लिए महकमे अक़लियती बहबूद की तरफ से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा कि इस तरह के इक़दामात नौजवानों और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मरकजी वजीर बंडी संजय ने दावा किया है कि करीमनगर मेयर की कुर्सी हासिल करने के लिए बीजेपी के पास मैजिक फिगर मौजूद है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बरसरे इख्तिदार कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गैर अखलाकी इत्तेहाद करके बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश की, लेकिन अवाम ने बीजेपी को ही आशीर्वाद दिया। बंडी संजय ने कहा कि सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करने वाली बीजेपी मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत करीमनगर की मेयर की कुर्सी हासिल करेगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर कांग्रेस और बीआरएस अवामी फैसले के खिलाफ काम करेंगी तो उनके दरमियान खुफिया मुआहदे को बेनकाब किया जाएगा। इल्जाम लगाया कि हर इंतखाब में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान राबते कार का किरदार अदा करती है। और मरकजी वज़ीर ने कहा कि करीमनगर में कारकुनों की मेहनत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से कामयाबी हासिल हुई। बताया कि आज़ाद उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मेयर के इंतखाब के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल हो चुकी है। बी राजेश डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शमशाबाद जोन हैदराबाद सिटी कमिश्नरेट की निगरानी में और डीवी प्रदीप कुमार रेड्डी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आदि बटला डिवीजन और एम सुधाकर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस पीएस बालापुर की क़ियादत में कल रात तलाशी मुहिम शुरू की गई। ये तलाशी मुहिम वादी सालिहीन के अलावा शाहीन नगर के मुख्तलिफ इलाकों में अंजाम दी गई। ऑपरेशन के लिए कुल 300 से ज्यादा पुलिस ओहदेदार तैनात किए गए, जिनमें 10 सर्च पार्टियां, 18 कट ऑफ पार्टीज, 10 लिफ्टिंग पार्टियों ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 800 घरों की तलाशी ली गई। इस मौके पर कई गाड़ियों के अलावा दीगर अशिया भी जब्त हुई। बाइक्स, 2 ऑटोस, एक कार सीज करे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स और एक गैस सिलेंडर, इलीगल गैस फिलिंग स्टेशन भी सीज करे। उसमें एक 9 सिलेंडर सीज करे और एक फूड अल्ट्रेशन पॉइंट, एक फ्राइड ऑनियंस फूड अल्ट्रेशन विदाउट एनी सेफ्टी मेजर्स नीटनेस ऐसा करते हैं, उसको भी सीज करे। सबको लीगल एक्शन लेके एफआईआर रजिस्टर करके सबको कौन कौन इन्वॉल्व है सबको प्रोसिक्यूट करते हैं। और ऐसा ही एक 17 राउडी शीटर्स भी है, वो एरिया में उसको आइडेंटिफाई करे, घर में जाके सबको काउंसलिंग करे, गुड बिहेवियर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी दिए सब।
हैदराबाद के चारमीनार जोन के अलियाबाद रेड्डी जनसंगम अहाते में साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडिशनल सीपी श्रीनिवासुलु आईपीएस क्राइम थे। इस मौके पर उन्होंने तुलबा को साइबर क्राइम से आगाह किया। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीनिवासुलु ने कहा कि लोगों को मुश्तबा फोन कॉल्स, लिंक्स और ईमेल्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी के साथ ओटीपी, पासवर्ड और बैंक की तफसीलात का इश्तराक नहीं करना चाहिए। कहा कि अगर वो साइबर फ्रॉड का शिकार हैं तो उन्हें बगैर किसी ताखीर के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके मुतल्ला करना चाहिए। उन्हें नेशनल साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का भी मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को साइबर क्राइम से पाक शहर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे सीपी साहब आने के बाद ये नया प्रोग्राम शुरू करें, पब्लिक को अवेयरनेस करना हमारा जिम्मेदारी है। अवेयरनेस कार्यक्रम में पूरा मेथड्स बताए। गुजारिश है, आपका सेलफोन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपका सेलफोन में जो भी डाटा है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई गायरों से बात करना नहीं, अगर गायरों से वीडियो कॉल करना नहीं, जो गायरों से बात करके जो भी डाटा शेयर करोगे तो शेयर करना नहीं। ये पूरा ये याद रख के आपको जो बूढ़े बुजुर्ग है वो लोग भी समझाइए और जो भी बच्चे हैं वो लोग को भी आप हिफाजत से रखिए। सो ये साइबर क्राइम बड़े पैमाने में हो रहे हैं। सो ये ज़्यादा होने का चांसेस भी है। क्यों बोले तो हमारा पूरा डाटा हम सेलफोन में यूज़ कर रहे हैं। हम पूरा सेलफोन पे डिपेंड हो गए, हम इंटरनेट पे डिपेंड हो गए आजकल। सो ये साइबर फ्रॉडस्टर्स अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड भी रह सकते हैं। हमारे बाजू बाजू में नहीं रहने वाले, ये पूरे इंटरनेट में घुस के ये काम कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम्स रहता है। सो ये जो भी यूज़ कर रहे हैं जो सेलफोन, वो हिफाजत से रहना है। आवाम को बोलने के लिए हम एवरी सैटरडे एंड ट्यूसडे ये पूरा प्रोग्राम्स लगा रहे हैं। हमारे सीपी साहब आने के बाद ये दोनों तेलुगु रियासतों में महाशिवरात्रि जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मनादिर में अकीदतमंदों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आंध्र प्रदेश में अकीदतमंद विजयवाड़ा के दरियाए कृष्णा में मुकद्दस डुबकी लगा रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमतों की जानिब से अकीदतमंदों की सहूलतों के लिए कई इक़दाम किए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी के सभी कड़े इंतजाम किए गए। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर और गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने शिवरात्रि के मौके पर करीमनगर के एक मंदिर में पूजा की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर और आदि श्रीनिवास ने मीडिया से बात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। सीपीएम के ज़ेर-ए-एहतिमाम आज करनूल कलेक्ट्रेट के सामने एक एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती बजट में करनूल को फंड्स मुख्तस करने में मुकम्मल नाकामी का इल्जाम लगाया गया। इस मौके पर सीपीएम के जिला सेक्रेटरी गौस दिशा ने खिताब किया और इन्होंने कहा है कि हुकूमत ने हिजरत को रोकने के लिए खासतौर पर जिले करनूल में इक़दामात नहीं किए हैं। उन्होंने मुकामी वजीर पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जिले की तरक्की के लिए फंड्स हासिल करने में नाकाम साबित हुए। इन्होंने मुतालबा किया कि जिले में ज़ेर-ए-इल्तिवा पानी के मनसूबों को फौरी मुकम्मल किया जाए। खबरदार किया कि आने वाले दिनों में रियासत भर में एहतजाज किया जाएगा। బడ్జెట్ ముందు కర్నూలు జిల్లా ప్రజలు కనీసం ఈ బడ్జెట్లోనైనా కూటమి ప్రభుత్వం కనికరం చేస్తుందని చెప్పి 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూశారు. కానీ బడ్జెట్ యొక్క పత్రాలు వచ్చిన తర్వాత కూటమి ప్రభుత్వం కర్నూలు జిల్లాకు ఎంత తీవ్రమైన అన్యాయం చేసిందో చాలా స్పష్టంగా ఈరోజు కనబడుతున్న విషయాన్ని జిల్లా ప్రజానీకం గమనించాలని చెప్పి సిపిఎం పార్టీకి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. ఏమి ఇబ్బంది పడింది? కర్నూలు జిల్లా ఈ దేశంలోనే అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లా అనేది నీతి ఆయోగ్ చెప్పిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో అత్యంత వెనుకబడిన జిల్లా కర్నూలు జిల్లా అన్న తర్వాత ఈ కర్నూలు జిల్లా అభివృద్ధి కోసం నిధులు కేటాయించకపోవడానికి కూటమి नंदियाल के रुकने पार्लियामेंट बाई रेड्डी ने महाशिवरात्रि के मौके पर नल्लामल्ला जंगल से श्रीशैलम की पदयात्रा शुरू की है और बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और टीडीपी लीडरों ने पदयात्रा का शानदार इस्तकबाल किया। एमपी बेरेड्डी के हमराह इस यात्रा में सैकड़ों रहनुमा और कारकुन भी शामिल हुए। इसी दौरान एमपी बाई रेड्डी शिबरी ने 20 कैंप्स का मुआयना करते हुए आत्मा कोर डीएफ गणेश अपाव से बात की। శివరాత్రి సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరము పాదయాత్రగా అడవి ప్రాంతంలో శ్రీశైలం చేరుకునే విధంగా పాదయాత్ర చేస్తాము.
అందులో భాగంగా ఈరోజు పాదయాత్ర చేయడం జరుగుతుంది. ఆ శివుడు कड़पा के कदीम बुजुर्ग हजरत ख्वाजा सैयद शाह अब्दुल हक उर्फ शाह मीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के 90वें उर्स मुबारक की तकारीब का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज बाद नमाज मगरिब सज्जादा नशीन हजरत अलहाज सैयद शाह मोहम्मद हुसैन बादशाह के घर से संदले माली बरामद होकर शहर से मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए दरगाह शरीफ पहुंचा। इस संदले माली में शहर की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें साबिक नायब वज़ीर आला अमजद बादशाह, साबिक कारपोरेटर नेमतुल्ला, साबिक DDC सदर नज़ीर अहमद, तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती नायब सदर अमीर बाबू शामिल हैं। इसके अलावा उलमा इकराम और मुरीदीन की भी बड़ी तादाद मौजूद रही। दिल में लगा दे, उस दिल में लगी आग तू इस दिल में लगा दे, या रब तेरे महबूब का महबूब बना दे, या रब तेरे महबूब का महबूब बना दे। शहदा है जबकि तू भी मोहम्मद के नाम का, मुझको भी मोहम्मद का तू शहदा ही बना दे। शहदा है जब जगतियाल से ताल्लुक रखने वाले गिनीज रिकॉर्ड याफ्ता माइक्रो आर्टिस्ट डॉक्टर ग्रोम ने महाशिवरात्रि के मौके पर सुई की टिप पर शिव की मूर्ति बनाकर एक और कारनामा अंजाम दिया है। इस मौके पर दयाकर ने कहा कि उन्होंने 12 घंटों के दौरान नायलॉन और पेंसिल के रंगों का इस्तेमाल करते हुए सिलाई की सुई की नोक पर शिव और नंदी की छोटी मूर्ति बनाई है। वाज़ेह है कि वो इससे पहले चावल के दानों पर पेचीदा मुजस्समे बना चुके हैं। అయితే ప్రతి సంవత్సరం నేను శివరాత్రి సందర్భంగా ఒక ప్రత్యేకమైన విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తాను. పోయిన సంవత్సరం గుండు పిన్నుపై శివ విగ్రహం అలాగే నందీశ్వరుడు వెనుక ఉన్నట్టు తయారు చేశాను. మరి ఈసారి డిఫరెంట్ ఉండాలని పంపకాల సూది పైన శివుడు అలాగే ఆ పంపకాల సూది చుట్టూగా తిరుక్కుంటూ పైన నాగంపాము పడిగే ఈ రెండు తయారు చేశాను. మరి దీని తయారీకి నేను నైలాన్ అండ్ పెన్సిల్ కలర్స్ వాడాను. ICC T20 वर्ल्ड कप के सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले में आज हिंदुस्तान अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान से मुकाबला करेगा। दोनों टीमों का मकसद अपनी जीत की रफ्तार को बरकरार रखना है। खेल हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें 2-2 मैचेस जीत चुकी हैं और इस तरह आज होने वाले मुकाबले में भी ये अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के मकसद से मैदान में उतरेंगी। ताहम हिंदुस्तानी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ वाज़ेह बढ़तरी हासिल रही। T20 वर्ल्ड कप में अभी तक दोनों टीमें 8 मरतबा एक दूसरे का मुकाबला कर चुकी हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 7 मरतबा जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ एक मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ है। इस मैच को लेकर हर तरफ एक अलग किस्म का जोश और खरोश पाया जाता है। हिंदुस्तान के पास सूर्य कुमार यादव की क़ियादत में मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ साथ ताकतवर बॉलिंग अटैक भी है। जहां तक प्लेइंग 11 की बात है, श्रीलंका के स्पिन दोस्त विकेटों को देखते हुए आज अर्शदीप सिंह की जगह कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है, जबकि बैटिंग के शोबे में धमाकू ओपनर अभिषेक शर्मा की भी वापसी होगी। इधर दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम भी शानदार फॉर्म में है। ताहम श्रीलंका के महकमे मौसमियात ने क्रिकेट शायकीन को बुरी खबर सुनाई है। IMD के मुताबिक आज कोलंबो में बारिश का बहुत ज्यादा इम्कान है, जिसका असर मैच पर पड़ सकता है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।